अब ये अनाउंसर ने कहा है शुभकामना देना है। तो शुभकामना तो देना ही है ना। शुभकामना इसलिए भी देना है कि बहुत लंबी समय के बाद हमारे विद्यार्थी साथी सबको एक जगह बैठने का मौका मिला है। बहुत ही शुभ काम आप लोगों ने किया है। विद्यार्थी का जो हमारा संगठन है, पूर्व हमारी जो पार्टी थी एकीकृत होने से पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा के हमारे विद्यार्थी संगठनों को एक जगह इस प्रकार से बैठ करके काम करने का अवसर ही नहीं मिला। हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं अवसर मिला, हम क्यों नहीं कर पाए। विद्यार्थी संगठन को राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम अपने वर्गीय संगठनों को क्यों नहीं सक्रिय करा पाए, ये आप सबको पता है। क्योंकि आपकी पार्टी का जितने भी संगठन थे वो संगठन एकीकृत नहीं हो पाया, समायोजन नहीं हो पाया और सक्रिय नहीं हो पाया। उसका असर आप पर भी पड़ा और हमारे विद्यार्थी संगठन को भी हम सक्रिय नहीं कर पाए। तो आज राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और समाजवादी पार्टी के बीच पार्टी एकीकरण हो चुका है और एकीकरण हो चुका है तो दोनों पार्टी के बीच समायोजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो पार्टी समायोजन होगा तो आपको भी समायोजित होना पड़ेगा। राजपा का विद्यार्थी संगठन और समाजवादी का विद्यार्थी संगठन को भी एक होना पड़ेगा। तो उसके पूर्व संध्या में समायोजन होने से पहले आप राजपा के विद्यार्थी संगठन का पहचान करने के लिए, संगठित करने के लिए, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसको करने के लिए आप आज इकट्ठा हुए हैं। तो बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आपके विद्यार्थी राजनीति के लिए। इस पार्टी के विद्यार्थी राजनीति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो आपने आज शुरू किया। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर जनता समाजवादी पार्टी में जो दूसरा जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ आप कैसे मिलेंगे। इसलिए इस नेक उद्देश्य के लिए जो आज आपका कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैं शुभकामना देता हूं। आपने शुभकामना मांगा और वो काम, समायोजन वाला काम पूरे के पूरे सफल हो। विद्यार्थी संगठनों का, दोनों पार्टी का विद्यार्थी संगठन का समायोजन का काम पूरे समान आप लोग समय पर संपन्न करें, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं और इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। शुभकामना के साथ साथ आपने उस बैनर में लिख रखा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो प्रशिक्षण मतलब कुछ कहना है, आप लोगों को कुछ कहना है, बताना है। प्रशिक्षण का मतलब सो है। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त समय तो नहीं। अभी प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे तो फिर बहुत घंटों लगेगा ना। तो पता नहीं प्रशिक्षण लिखा है, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण के हिसाब से कार्यक्रम का संचालन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने शुभकामना देने के हिसाब से कार्यक्रम का संचालन हुआ। इसलिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम किसी और करना पड़ेगा। बिना प्रशिक्षण का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बात तो सही। और विद्यार्थी साथी को तो और ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत होती है।
विद्यार्थी साथी सब में बहुत ज्यादा ऊर्जा होता, लड़ाई झगड़ा में सबसे आगे रहता। और आपकी पार्टी जो है लड़ाई झगड़ा करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का पहला काम है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए सबसे ताकतवर सेना कौन होता है मालूम है ना? अरे उस रामायण काल का याद कीजिए ना, वो रामचंद्र पर जब आपत पड़ा था तो रावण से लड़ने के लिए बानवी सेना का प्रयोग हुआ था। विद्यार्थी को बानवी सेना कहा जाता है। आप लोग वो बानवी सेना है, सबसे ताकतवर सेना, सबसे ताकत होता है इस सेना में। तो आप लोग को तो और ज्यादा पढ़ाना लिखाना है। तो आज हम शुभकामना के क्रम में और प्रशिक्षण के क्रम में, हम बहुत प्रशिक्षण कार्यक्रम तो इसको नहीं कहा जाए, लेकिन कुछ बात तो बतानी ही है हमें, तो मैं पहली बात बताता हूं। प्रशिक्षण के क्रम में मेरा पहला प्रशिक्षण यह है, आपको पहला आग्रह यह है कि आपका मूल उद्देश्य पढ़ना है। अब विद्यार्थी है, आपको पढ़ना है, आपको अध्ययन करना है। आपको घर परिवार माँ बाप ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके, बहुत उम्मीद लेकर के, बहुत आशा भरी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजा। तो पहला धर्म क्या है आपका? पढ़ना, अध्ययन करना, एक ग्रेड का विद्यार्थी बनना। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप अध्ययन शुरू किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो पहला मेरा आग्रह है विद्यार्थी साथियों से कि आप अपने जीवन में, जीवन को किसी क्षेत्र में आपको सफलता पाना, किसी भी क्षेत्र में, तो पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। वो जीवन के लिए, आपके आगामी जीवन के लिए, भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो काम आप अभी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से होनी चाहिए। आप अपने अध्ययन के कार्य में लगन के साथ आप अध्ययन काम को आगे बढ़ाते रहे। ये सबसे पहले मेरा आग्रह, पहला धर्म विद्यार्थियों का अध्ययन करना है। चलिए भाई, आप ही जैसे अध्ययन करके हम यहाँ भाषण दे रहे ना, हम भी तो कभी विद्यार्थी थे नहीं थे, ये सभी विद्यार्थी थे। अभी हमारे ठाकुर जी विद्यार्थी नेता थे, कौन कैंपस है? जनकपुर कैंपस, जनकपुर कैंपस। सभी यहाँ जो आपके नेता है वो आप ही के जगह से आए हैं, वही रास्ता को पार करके यहाँ हम लोग पहुंचे हैं। तो देश का, दुनिया का संचालन जो भी करता है, कोई वैज्ञानिक हो या कोई राजनीतिकर्मी हो, वही रास्ता से गुजरना है जिस रास्ता से आप, जिस रास्ते पर आज आप हैं। तो यह जो आपका विद्यार्थियों का अभी का जो कर्म है, वो कर्म उसके पूरे जीवन में, पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में आप जाइएगा उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए अभी का जीवन आपका रचनात्मक है। अभी आपका जीवन आपके भविष्य के लिए, बाकी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके भविष्य को बनाने के लिए। तो अब आप चूंकि यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, अभी जो आप यहाँ उपस्थित हैं, आप जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे। वहाँ जो मास्टर साहब कक्षा में पढ़ाएंगे तो पढ़ाई होगी आप। और यहाँ क्या हो रहा है? राजनीति। ये जो कक्षा चल रहा है आपका प्रशिक्षण का, यह है पॉलिटिकल पार्टी। आपकी पार्टी जिस पार्टी से जुड़ा है उस पार्टी का राजनीति का क्लास चल रहा है, राजनीतिक कक्षा चल रहा है। तो यहाँ तो राजनीति बात होगी ना, यहाँ थोड़ी हम लोग पढ़ाएंगे प्लस बी का फलाना
तो फलाना ठिकाना थोड़ी पढ़ाएंगे हम तो पढ़ाएंगे कि आप विद्यार्थी राजनीति में लगे हुए लोग हैं और कल इस देश को चलाना है आपको। इस देश को चलाता कौन है? किसी भी देश को चलाता कौन है? राजनीतिक कर्मी। और राजनीतिक कर्मी की पैदाइश कहां से होता है? विद्यार्थी राजनीतिक जीवन से। विद्यार्थी जीवन में जो राजनीति शुरू करता है वो क्या करता है? बाद में जाकर के देश को चलाता है। तो बताइए कितना बड़ा काम आपको करना है कि देश को और समाज को चलाना है आपको। इस देश की शासन प्रणाली को आगे बढ़ाना है, देश को समृद्धि की ओर ले जाना है और सारा जिम्मेवारी आपके कंधा पर है कल का। तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके कंधा पर। तो सब काम आप ही लोगों को करना है। ये सारे विद्यार्थी को ही कल का भविष्य कौन होता है? विद्यार्थी होता है। इसलिए कल के भविष्य है आप, कल के कर्णधार है, देश के कर्णधार है आप, समाज के कर्णधार है आप और पार्टी के भी कर्णधार है आप। इसलिए आपको ठीक ढंग से इस प्रकार के कार्यक्रम में हमें आपको समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। तो आज इस समय के अभाव वाला कार्यक्रम में ठीक ढंग से आपको बताने की अवस्था नहीं होगी, वो परिस्थिति नहीं बनेगी। उसके लिए फिर अलग से कार्यक्रम करना पड़ेगा आपको। मैं आपका आग्रह करता हूं आपके विद्यार्थी साथियों से अलग से कार्यक्रम आयोजन कीजिए और उसका विशुद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम रखिए, उसका विषय निश्चित कीजिए और घंटों उस पर चर्चा होना चाहिए, जिससे कि जैसे क्लास में आप पढ़ लिख करके एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, वैसे ही राजनीतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसको पाकर के आप सफल राजनेता कल देश का बनेंगे, पार्टी का नेता बनेंगे और देश का सेवा करेंगे। तो उसके लिए भी कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कार्यक्रम तो आप लोग करेंगे। जब शुभकामना में प्रशिक्षण घुसा दिया, शुभकामना कार्यक्रम प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण चाहिए। आप मन में ललक है तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब मैं थोड़ी सी राजनीति घुसाता हूँ। अब चूंकि राजनीति घुसानी पड़ेगी ना। अब ऐसा है कि देश की अवस्था बड़ा गड़बड़ है। लोग कहते हैं कि पुनर्स्थापन हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। अब लो यार, अरे पुनर्स्थापन हो गया तो सब ठीक ठाक नहीं हुआ है। सब ठीक ठाक कैसे हो गया? अरे कब तक हम माननीय नहीं थे, माननीय बन गए, यही तो हुआ है। माननीय पद मिल गया, फिर नौकरी बच गई हमारी। संसद पुनर्स्थापन अपने आप में समस्या का समाधान नहीं है। संसद पुनर्स्थापन होकर के संविधान ट्रैक में आया है। जो संविधान को इस देश के प्रधानमंत्री केपी ओली रद्दी की टोकरी में डालने जा रहा था, संकट में डालने जा रहा था, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने जा रहा था, प्रहार कर ही चुका था कायदा में। उस लोकतंत्र को, उस संवैधानिक प्रावधान को एक पुनर्स्थापन से एक रास्ते पर लाया गया, एक ट्रैक में आया। प्रतिगमन, नेपाली में कहता प्रतिगमन सच्चियो, क्या कहते हैं? प्रतिगमन ठीक हो गया। अरे साहब, हमारा कहना ये था, हम शुरू से कह रहे हैं कि प्रतिगमन एक ही हो तब ना। अरे एक तो प्रतिगमन सच्ची हो, और इससे पहले जो प्रतिगमन हुआ वो कहां सच्ची हो, तो बाकी है। इससे पहले प्रतिगमन हुआ था, वो क्या कहते हैं, इस संविधान पर ना कूकी आई केपी ओली, इस संविधान पर कू करके इस संकट में देश को डाला। उससे पहले संविधान बनाते वक्त कू हुआ था और उस समय प्रतिगमन इन लोगों ने किया। अरे साहब, वो प्रतिगमन ठीक करने का उपाय भी तो होना चाहिए ना। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जिस समय संविधान बना था, ये संविधान सभा के द्वारा बना संविधान, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का संविधान बना।
तो वो संविधान बनाते वक्त गोली चला करके संविधान बना था ना, और देश के जनता के ऊपर हत्या हिंसा करके माथे और छाती में गोली चला करके रक्त रंजित संविधान निर्माण किया था। प्रतिगमन तो उसी वक्त हुआ था हमारे साथ। इस देश में शोषण उत्पीड़न में पड़ी जनता के साथ तो उस समय प्रतिगमन हुआ था। पीछे हट करके संविधान बना। जितनी भी आंदोलन हुआ था उस समय, संविधान बनने से पहले आपने जितना भी आंदोलन किया था, मधेश विद्रोह, मधेश आंदोलन, आदिवासी जनजाति आंदोलन, थारू आंदोलन, मुस्लिम आंदोलन, जितना भी आंदोलन हुआ था अधिकार पहचान के लिए, और ये बात कहा गया था कि संविधान सभा से जो बनेगा संविधान, उस संविधान में आपकी बात लिख दी जाएगी। यही बात लिखा था, यही बात कहा गया था। लेकिन संविधान बनाते वक्त क्या हुआ? संविधान सभा से संविधान बनाते वक्त सारे समझौता को यहाँ के शासक वर्ग, शासक संबराम, सारे समझौता को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और रद्दी की टोकरी में डाल करके जब हमने विरोध किया, जब देश की जनता, देश के मधेसी जनता जब विरोध किया, सड़क पर आई, तो अंधाधुंध गोली बरसाई थी। और नेपाल के अंतिम संविधान में जितना अधिकार मिला था, जितनी व्यवस्थाएं हुई थी, उससे भी पीछे हटकर यह 72 का संविधान जारी हुआ। गोलीबारी के बीच में तो पीछे हट करके मधेसी का, जनजाति का अधिकार छीन करके संविधान तो इसे बना। तो पहला प्रतिगमन तो बनाते वक्त ही हो गया, और उस प्रतिगमन के द्वारा बना संविधान के ऊपर एक केपी ओली दोबारा प्रतिगमन कर दिया। तो दोबारा प्रतिगमन जो उसकी तो करेक्शन हुआ, एक तो लोकतंत्र की रक्षा हमारा हुआ, संवैधानिक जो मान्यता थी उसकी रक्षा हुआ। कुछ लोग कहते थे, आप जैसे विद्यार्थी बात उठाते थे कि भाई वो संविधान तो हम लोग जला दिया है, वो तो काला दिवस मना रहे हैं हम लोग, वो संविधान तो गोली चलाकर बनी है, वो तो हमारे लिए बना ही नहीं संविधान। 72 का संविधान, इस संविधान की रक्षा के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं? ये पार्टी के ऊपर कार्यकर्ताओं का प्रश्न था। जब आंदोलन, प्रतिगमन के बाद आंदोलन शुरू हुआ तो हमने कहा था, अरे संविधान में 1000 त्रुटि है, उस संविधान को संशोधन, पुनर्लेखन क्या सब करना है, ये बात ठीक। लेकिन उस संविधान में एक बात है, उस संविधान में लोकतंत्र की बात है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात है, उसमें एक फ्रेमवर्क है उसमें, और उस फ्रेमवर्क के भीतर रह करके हम अपने अधिकार को पा सकते। लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता रहेगा तब तो लड़ाई होगा, तब नहीं मानवीय सेना लड़ेगा और थप अधिकार लेगा। अरे रोके तुम नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कैसे? इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता की रक्षा के लिए केपी ओली के प्रतिगमन के विरुद्ध में हमें लड़ना पड़ा था। और उस लड़ाई के कारण, प्रतिगमन के विरुद्ध में जो लड़ा गया, उस लड़ाई के कारण कल यहाँ के सर्वोच्च अदालत ने आपको न्याय दिया है, नेपाली जनता को न्याय दिया है, और संविधान का, लोकतंत्र का रक्षा किया। तो ये प्रतिगमन केपी ओली द्वारा किया प्रतिगमन तो अदालत ने परास्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सब ठीक ठाक हो गया, तो यहाँ के शासक वर्ग, यहाँ के शासक सम्राट सारा ठीक हो गया, प्रतिगमन सख्त हो, प्रतिगमन सख्त, परास्त भाव। तो अब बताइए आप विद्यार्थी साथी लोग, एक प्रतिगमन परास्त हुआ, संसद और पुनर्स्थापन 13 दिन के भीतर में संसद की बैठक बैठेगी, हम सांसद हो गए, तो हो गया, सभी समस्या हल हो गया। क्या हुआ? क्या? अरे उस समय जो संविधान में आपकी अधिकार कटौती हुआ था, संविधान में डकैती हुआ था, वो प्रतिगमन जो हुआ था वो कहां करेक्शन हुआ? तो मैं कह रहा था कि सब प्रतिगमन के ऊपर जो प्रतिगमन हुआ, ऊपर जो वो तो करेक्शन हुआ, लेकिन मूल प्रतिगमन जो संविधान में हमारे ऊपर हुआ उसका तो करेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए आज अभी बिल्कुल क्यों बताए ना, अरे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा अधिकार, हमारा पहचान, उसकी रक्षा कैसे होगा? उसके लिए पार्टी कितना संवेदनशील है।
सिर्फ उसी के लिए तो संवेदनशील है पार्टी, अरे सिर्फ उसी के लिए संवेदनशील है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इस पार्टी में। सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई मूल उद्देश्य इस पार्टी का है ही नहीं। इस पार्टी का लड़ाई है इस देश में अधिकार और पहचान, सुशासन और समृद्धि, उसकी लड़ाई है ना इस देश में। इस देश में 7 संविधान बना, अभी जो संविधान बना है ये संविधान सहित इसमें 7 संविधान है, 7 संविधान बना और देश की जनता को अधिकार नहीं मिला और आपको लड़ना पड़ रहा है। अभी भी गोली खाने की जरूरत होती है। 7 संविधान बना लेकिन हमारे लिए संविधान नहीं बना, इस देश की जनता के लिए संविधान नहीं बना, इस देश के आदिवासी जनजाति के लिए नहीं बना, थारू मुस्लिम के लिए नहीं बना, दलित के लिए नहीं बना। और राणा शासन से होते होते गणतंत्र देश में आ गए। गणतंत्र से अच्छा कोई व्यवस्था होता है क्या? दुनिया में सबसे अच्छा व्यवस्था गणतंत्र होता है, लेकिन इस गणतांत्रिक व्यवस्था में भी हमें अधिकार नहीं मिला। ये शासन हमारा शासन है, ये हमें अनुभूति नहीं हो रही। ये कैसा शासन का स्थापना हुआ? अरे साक्षात संविधान बने और गणतंत्र तक देश में आ जाए, फिर भी देश की अधिकांश जनता, देश की अधिकांश हिमालय पहाड़ तराई प्रदेश की अधिकांश जनता को न संविधान में अपनत्व हो और न शासन में अपनत्व हो। एक कैसा संविधान, कैसा शासन साहब? इसका कारण क्या मालूम है? इसका एक ही कारण है, डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, अभी एकदम संक्षेप में मैं जा रहा हूं। आप पूछेंगे क्यों साहब? 7 संविधान नेपाल में बना, मलेशिया के लिए क्यों नहीं बना? ये आदिवासी जनजाति के लिए क्यों नहीं बना? संविधान सभा के द्वारा गणतंत्र आ गया लेकिन हमारे लिए शासन क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात है? क्या है कि संविधान और व्यवस्था बार बार बदला नेपाल में। संविधान व्यवस्था बार बार बदलता है लेकिन विचार और व्यवहार बदलता ही नहीं। ये शासक वर्ग का विचार व्यवहार बदलता नहीं है, यही कारण है क्यों नहीं बदलता। वो विचार व्यवहार बदलता क्यों नहीं? उसके पीछे कारण क्या है कि चिंतन और सोच जो होता है बहुत बड़ा महत्व होता है। चिंतन सोच क्या है? तो यहाँ के शासक सम्रांत जो है उनका चिंतन सोच है नस्लीय चिंतन और सोच। कोई खास नस्ल के लिए चिंतन सोच बनाता है और उस नस्ल के लिए संविधान बनाता है, उस नस्ल के लिए शासन का निर्माण करता है। तो कुछ मुट्ठी भर 1% से भी कम नस्लवादी चिंतन सोच रखने वाले शासक सम्रांत अपने लिए संविधान और अपने लिए शासन की व्यवस्था करता है, आम जनता के लिए नहीं करता है। इसका कारण क्या है? ये क्यों होता है? इसका एक कारण है। वो क्यों होता है? उसका एक कारण, वो कारण है आप लोग सुन रहे हैं क्या? उसका कारण है औपनिवेशिक चिंतन और सोच। औपनिवेशिक, नेपाल कहा जाता है कि दुनिया का किसी देश का उपनिवेश नहीं रहा। नेपाली हम लोग नाच खुलाते हैं, हम तो किसी का गुलाम नहीं रहा भाई। वो भारत में 200 वर्ष अंग्रेज शासन किया, गुलाम रहा भारत। दुनिया 18वीं सदी के बाद, फ्रांस के राज्य क्रांति के बाद सारा दुनिया में पूरा शक्तिशाली राष्ट्र गुलाम बनाया, अपना अपना साम्राज्य फैलाया, उपनिवेश फैलाया और उपनिवेशी शासन किया। और नेपाल में किसी भी देश का उपनिवेश नहीं आया, किसी भी देश का औपनिवेशिक शासन नेपाल में नहीं आया। लेकिन नेपाल में हुआ क्या? आंतरिक औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ। नेपाल का सबसे बड़ा समस्या हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमें अधिकार नहीं मिला, पहचान नहीं मिला इस देश में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? औपनिवेशिक चिंतन और सोच के तहत इस देश का शासन हो रहा है, इस देश का संविधान बन रहा है। तो जिस देश में औपनिवेशिक चिंतन हो, अपने देश के जनता को गुलाम माने, वो देश की जनता अधिकार मांगे तो उसको गोली चलाओ और अधिकार पहचान मांगे तो जेल में बंद कर दो रेशम थारू को। दलित जनजाति अधिकार मांगे तो उसको मार मार के दिन में ये समाप्त कर दो। ये अवस्था औपनिवेशिक शासन का होता है और ये औपनिवेशिक शासन नेपाल में हुआ। तो इस देश का सबसे बड़ा समस्या है औपनिवेशिक चिंतन के तहत देश का शासन और संविधान का निर्माण। तो आप करना क्या है? आप विद्यार्थी को क्या करना है? विद्यार्थी को यह करना है
कि पार्टी अब इस औपनिवेशिक शासन मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी क्या कर रही है? तो पार्टी एक बात सोच रखी है। पार्टी क्या सोच रखी है? हमने बार बार आंदोलन किया, हमने बार बार आंदोलन किया, मधेश में मधेश आंदोलन किया, लगातार 30 वर्ष तक मधेश का आंदोलन चलता रहा। किसी न किसी रूप से मधेसी जनता लड़ती रही, मधेश आंदोलन करता रहा। लेकिन आज के दिन में ही मधेसी को क्या मिला? बिरखे के अधिकार है ना, क्या मिला? अरे बहुत कुछ लेना बाकी है ना आपको। इस देश में मधेसी जनता को उसका अधिकार पहचान से संबंधित अपनी ढेर सारी बातों को इस देश में स्थापित करना लेना है संविधान। इतना 3 बड़ा इतना बड़ा विद्रोह हुआ मधेश में, लेकिन मधेसी आज भी चौराहे पर है। मधेश का अधिकार आज भी नहीं मिला। मधेसी जनता का आज भी उसका पहचान अधिकार का जो सवाल है वो चौराहे पर है। कैसे मिलेगा साहब? थारू आंदोलन करता है, उसको मार करके क्या कहते जेल में भेज दिया। आदिवासी आंदोलन करता है, उसको अधिकार नहीं देता। दलित आंदोलन करता है, उसको मार करके कहता उसको पीट करके मार दिया जाता है। इस देश में सभी अपने अपने स्थान पर आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, लेकिन एक भी लड़ाई सफलता की ओर नहीं गई। क्यों नहीं गई? इस देश का जितना भी आंदोलन हुआ है, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। न मधेश आंदोलन, न थारू आंदोलन, न आदिवासी जनजाति आंदोलन, न दलित और मुस्लिम आंदोलन, कोई भी आंदोलन देश में सफल नहीं हुआ। इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है। यह कारण है डिवाइड एंड रूल। हम अलग अलग लड़ते हैं ना, फूट डालो और शासन करो। हम अलग अलग जो लड़ते हैं, ताकत नहीं बन पाता, ताकत नहीं बनता है और हमें अधिकार नहीं मिलता है। हमें संविधान में हमारी बातें नहीं लिखी जाती। इसलिए अब हमें इसलिए हमारी पार्टी जो है, इसलिए हमारी पार्टी सोच रही है एकीकृत आंदोलन, जिसमें मधेशवाद भी हो, जिसमें थारूवाद भी हो, जिसमें आदिवासी जनजातिवाद भी हो, दलितों का भी सवाल हो, मुस्लिमों का भी सवाल हो। शासन सारा शोषण उत्पीड़न में पड़ी जनता सभी सवाल को इकट्ठा करके इस देश में एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की जरूरत है और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन करना पड़ेगा। उसके माध्यम से आपको अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बाकी कोई उपाय ही नहीं। बिना एकीकृत किए हुए, बिना सभी मिलकर के आंदोलन किए हुए इस देश में शासक वर्ग कुछ भी नहीं देने वाला। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा। इस देश में लगता है सुनते आप लोग भूख लग क्या लगता है? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात जानकारी। तो मैं आपको आंदोलन की बात बता रहा था। इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, सभी को मिलकर के एकीकृत आंदोलन देश में करने की जरूरत है और उसकी तैयारी हो रही है। इसीलिए इस देश में ये जनता समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। यहाँ पैसाची कह रहे थे वैकल्पिक शक्ति, अरे वैकल्पिक शक्ति घास काटने वाला शक्ति थोड़ी बनाना है, राजनीतिक शक्ति न बनाना है। राजनीतिक शक्ति का निर्माण होने की बात हो रही है। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना है जो विकल्प देश में 270 वर्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्ट, या 70 वर्ष में कहिए, जो इस देश का कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी जो देश को नहीं दे पाए, इस देश की जनता को अधिकार पहचान नहीं दे पाए, इस देश की जनता को सुशासन और समृद्धि नहीं दे पाए। नेपाल में सब कुछ प्रकृति ने दिया। आज देश को संपन्न होने के लिए प्रकृति ने वरदान दिया, लेकिन देश बन गया दुनिया का सबसे कंगाल। दुनिया का सबसे कंगाल देश का सूची बनेगा, उसमें नेपाल का नाम है। साहब आप प्रतिकर क्या करोगे? 50 लाख उधर मलेशिया, कतार और 50 लाख भारत। रोजी रोटी नहीं मिलती आपके देश में। पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोटी की खोजी बाहर जाए करने की अवस्था, जबकि दुनिया का संपन्न राष्ट्र बन सकता, समृद्धि आ सकता, लेकिन नहीं आता है समृद्धि और सुशासन भी नहीं होता है देश। तो किसने नहीं किया? ये देश में लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था है, तो पार्टी के माध्यम से ना होता है शासन।
तो इस देश में कौन शासन किया? कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने शासन किया देश में, और जनता को अधिकार पैसा नहीं दिया और देश को बना दिया क्या? कंगाल। तो देश को कंगाल बनाने वाली पार्टी, जनता को अधिकार नहीं देने वाली पार्टी कौन सी पार्टी रही? कम्युनिस्ट और कांग्रेस। तो इसके विकल्प में पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो वही विकल्प बनाने के लिए जनता समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ, और उसके आप सिपाही है, उसके आप विद्यार्थी हैं। जनता समाजवादी पार्टी के लड़ाकू आप, जिसको लड़ना, जिसको सभी मिला करके, सभी एक मिला करके एक राष्ट्रीय आंदोलन करना, और राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए सभी पार्टी से एक परिवर्तन करने वाला, राष्ट्रीय आंदोलन करने वाला, राष्ट्रीय मुक्ति दिलाने वाला सभी इकट्ठा हुआ। अब देख रहे हैं ना, मोहन ठाकुर जी को देख रहे हैं ना, कांग्रेस में थे ना। अरे कांग्रेस से विद्रोह करने की जरूरत इनको क्यों पड़ी साहब? क्यों पड़ी? उतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसी में डॉक्टर रामवरण यादव से पहले यही राष्ट्रपति बन गए होते, बन गए होते ना। लेकिन आ गए ना प्रदेश आंदोलन या अधिकार प्राप्त के आंदोलन में आ गए ना। वो कम्युनिस्ट पार्टी से हम कहते, बार बार कहते ये माले पार्टी, वो माले पार्टी से अशोक राय वहां से विद्रोह करके क्यों आया साहब? क्यों आया वहां से इतना बड़ी पार्टी छोड़कर? यही राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की। माओवादी 17,000 आदमी जहां मरा था, वो माओवादी पार्टी के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई उतनी बड़ी पार्टी को विद्रोह करके कि जनता समाजवादी पार्टी को निर्माण किया। उपेंद्र यादव मधेश आंदोलन का पैदा, कोई जनता समाजवादी पार्टी का निर्माण क्यों किया? 30 वर्ष अधिकार पहचान के लिए लड़ने वाली गए नारायण सिंह से लेकर आज तक सद्भावना पार्टी, सारे रैंक एंड फाइल इस जनता समाजवादी पार्टी का निर्माण क्या हुआ? और दैनिक रूप से हजारों मेची से महाकाली, हिमालय पहाड़ तराई प्रदेश के हजारों लोग इस पार्टी में दैनिक रूप से प्रवेश कर रहा है। इसका कारण क्या? एक ही कारण, इस देश में एक वैकल्पिक शक्ति का निर्माण करना, राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना, और वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करके इस देश में अधिकार और पहचान स्थापित कराना, सुशासन और समृद्धि लाना। और इस काम में, इसके लिए तो लड़ाई में कहा ना, मुक्ति आंदोलन इस देश में अंतिम आंदोलन एक करना पड़ेगा। अब बार प्रत्येक 10 वर्ष पर लड़ाई झगड़ा करते रहो, प्रत्येक 10 वर्ष पर आंदोलन करते रहो, ये धंधा तो ठीक नहीं है। अब इस देश में अंतिम आंदोलन, एक अंतिम आंदोलन करना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता है और उसकी तैयारी पार्टी को करना पड़ेगा। अब करना था राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, हो गया इस बीच में प्रतिगमन, ये केपीओडी का प्रतिगमन, ये बिना मतलब का काम लगा दिया। अभी लगा दिया तो इसमें लड़ना पड़ा, भिड़ना पड़ा, तो वो भी कल हो ही गया। वो भी हम लोग को क्या कहते हैं, अदालत के द्वारा न्याय मिला। अब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, अब अंतिम आंदोलन एक करना पड़ेगा। इसके लिए विद्यार्थियों को तैयार होना पड़ेगा, आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए संगठन का निर्माण करना, उससे पहले समायोजन करना, सारे पार्टी और भी भातृ संगठन जितना भी है उसको क्या कहते हैं, उसको समायोजन करना, समायोजन करके प्रशिक्षण देना, संगठन का विस्तार करना, और विस्तार करके फिर लड़ाई लड़ना। और ये लड़ाई अंतिम लड़ाई लड़ना, जो लड़ाई लड़ने के बाद फिर आपका भविष्य, आप विद्यार्थियों का भविष्य एक रास्ता बने, उस रास्ते पर तक आपका भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो ये सारा काम करना, इसके लिए जनता समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है। ये काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही लेट हो गया। मैं इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूँगा कि विद्यार्थी संगठन जब समायोजन हो जाए तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आप बिल्कुल रखना चाहिए। कार्यकर्ता को, विद्यार्थी को बिल्कुल प्रशिक्षित होना चाहिए। देखिए क्या है कि सेना को लड़ाई जीतने के लिए क्या चाहिए? बंदूक। क्या चाहिए? सेना को लड़ाई जीतने के लिए क्या चाहिए? बंदूक। और आपको लड़ाई जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान, बुद्धि, लड़ाई लड़ने का हथियार। लड़ाई लड़ने का हथियार, राजनीतिक हथियार वो प्रशिक्षण के द्वारा मिलता है।
तो ये काम प्रशिक्षण वाला काम को करना पड़ेगा, आप लोगों को विशेष रूप से करना पड़ेगा। इससे चलिए प्रशिक्षण वाला बात बाद में करेंगे, अभी समायोजन वाला बात पहले कर ले आप लोग। अब जो कह रहे हैं कि कल बैठक होना है, अब मैं अंत में आप लोगों से आग्रह, ये जो अभी हुआ ये खाली हुआ शुभकामना, लटर पटर वाला भाषण सब हो गया। अब मूल काम कल करना है। मूल काम क्या करना है? आपको जाना है समायोजन में समाजवादी के साथ, तो आपको केंद्रीय समिति चाहिए, केंद्रीय समिति चाहिए ना। अभी आपने 6 केंद्रीय समिति अलग अलग बना रखा है, राजपा का 6, विद्यार्थी का 6 अलग, तो उसको एक बनाना है। तो पहला काम क्या करना है? केंद्रीय समिति एक बनाना है। वो कल के बैठक से विद्यार्थी क्या राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ जो नाम रखा है उसका एक केंद्रीय समिति बनाना है, 6 मिलाकर के एक। उसके बाद प्रांतीय समिति हम लोग नहीं बनाए थे, प्रांतीय समिति बनाना है, वो भी उसका बीजारोपण करना है, क्योंकि वो समाजवादी में प्रांतीय समिति बना रखा, तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। वो प्रांतीय समिति बनाना, जिला समिति बनाना। देखिए समाजवादी का कौन कौन संगठन है वो सभी आप लोगों को निर्माण करना पड़ेगा, तब तो जाकर मिलिएगा। हाँ, उसका संगठन है, आप बने नहीं की जाकर मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसलिए कल के बैठक में आपको सभी काम करना पड़ेगा। उसका देखिए समाजवादी का संविधान है, उस पैटर्न पर अपने संगठन को उस हिसाब से ढालिए जिससे कि आप समायोजन कर सकें। उसके सामने आप अपने विद्यार्थी संगठन को मिला सकें और सब सम्मान आपको बराबरी के आधार पर जो समझौता हुआ है, मालूम है ना, हम लोग का एकता का समझौता हुआ, बराबरी के आधार पर राजपा और समाजवादी के बीच एकता होगा। तो बराबरी आपके लिए भी लागू होता है, विद्यार्थी के लिए भी लागू होता है। बराबरी के आधार पर आप समाजवादी के साथ एकता करेंगे, समायोजन करेंगे। तो बराबरी के साथ करने के लिए संगठन भी दुरुस्त करना पड़ेगा ना। आप संगठन बने हुए नहीं कीजिए, कहिएगा अब केंद्रीय समिति तो आपका केंद्रीय समिति होना चाहिए, जिला में तो जिला समिति होना चाहिए, प्रांत है तो प्रांतीय समिति होना चाहिए, स्कूल कॉलेज तो उसका भी होना चाहिए। तो जो संगठन समायोजन करना उस संगठन आपका रहेगा तब न कीजिएगा। तो कल के बैठक में इस पर आप लोगों का विचार विमर्श करना चाहिए और समायोजन के लिए दुरुस्त होकर के सबका कहते खड़ा होना चाहिए और सच सम्मान समायोजन करके ये लड़ाई जो अंतिम लड़ाई लड़ना है इस देश में, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो करनी है, बहुराष्ट्रीय राज्य स्थापना हेतु ये देश नेपाल सभी नेपालियों का है। हिमाल पहाड़ तराई मधेश में रहने वाले मधेसी हो, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, ये सभी का देश है। नेपाल सभी नेपाली का बनाने का जो संघर्ष करना है उसके लिए तैयारी करनी है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके कार्यक्रम सफल हो इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय नेता श्री राजेन्द्र महतो जी, उहाँले धेरै राम्रो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य भनौँ, प्रशिक्षण पनि भनौँ र विद्यार्थी सङ्गठनको बारेमा कुन समिति कसरी बनाउने धेरै कुराहरू राख्नुभयो, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। अब कार्यक्रमको अगाडि बढाउँदै हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमका